नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने का मन बना लिया है दिल्ली दरबार ने? क्या एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसको मीडिया में खूब प्रचारित किया जा रहा है जिससे दबाव बनाया जा सके? क्या है दिल्ली का योगी सरकार को निपटाने का प्लान? कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अयोध्या में एक महंत है राजू दास। अपने बड़बोलेपन के कारण, अपनी बदतमीजियों के कारण, अपने अभद्र व्यवहार के कारण, गुंडागर्दी के कारण पूरे देश में चर्चित हैं। किसके बारे में क्या अभद्र टिप्पणी कर दें, किसके बाद में हिंसात्मक बात कह दें, सब जानते हैं। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, ये अभी तक उनके गले का सबसे बड़ा दर्द बना हुआ है। सहन नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी हारी तो हारी क्यों। और कुछ घटनाएं भी ऐसी हो जा रही हैं। अयोध्या ऐसे संकेत दे रहा है कि साहब को मिर्ची लग जा रही है। चुनाव हारे, एक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके गए थे। जरा सी बारिश आई, प्रधानमंत्री जी के ने जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया उसकी बाउंड्री वॉल डर 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 करके ढह गई। और मुझे कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही वो वीडियो भेजा। यानी बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के नेता एक दूसरे को निपटाने में बिल्कुल तीर कमान लेके बैठ गए हैं कि निपटाना है एक दूसरे को। अब उन महंत जी की जब अयोध्या में समीक्षा बैठक चल रही थी तो वहां के डीएम से गर्मा गर्मी हो गई। दो दो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे। अब डीएम साहब भी एसपी गोयल के बड़े करीबी बताए जाते हैं और एसपी गोयल पूरी सरकार चला रहे हैं। तो साहब तुरंत डीएम साहब को भी ताव आया और दे दनादन उन्होंने भी राजू दास के गनर वनर सब हटा दिया और बता दिया कि ये तो क्रिमिनल आदमी है। अब बड़ी बात यह कि ऐसा अपराधी अगर है, प्रशासन जिनके दावे कर रहा है, तो अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो क्यों खिंचवा रहा है और उसको बड़ा चढ़ा के दिल्ली की मीडिया दिखाने लगी। सब जानते हैं कि दिल्ली की मीडिया दिल्ली के इशारे के बिना एक कदम नहीं चलती। हरेन जोशी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में, सीधा फोन करते हैं टीवी चैनलों पे क्या हेडलाइंस चलनी चाहिए, और राजू दास की घटना बड़ी बड़ी करके दिखाई जा रही है। तो क्या यह योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की एक प्लानिंग है कि किसी बहाने योगी को ठिकाने लगा दिया जाए? एक मिनिस्टर है विजय लक्ष्मी गौतम, उन्होंने योगी जी को लेकर बड़ी बड़ी खराब बातें की, ऑडियो वायरल हुआ। तुरंत योगी आदित्यनाथ को सफाई देने पहुंच गए और नेता कहते हैं कि सब मेरी आवाज नहीं है और फेक इस तरह की कहानी बताई जाती है। उधर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वो एक दरोगा जी से उलझ गए। उनका आरोप है कि दरोगा ने उनसे अभद्रता की। खैर, दरोगा लाइन हाजिर हो गए। अखबारों में दैनिक जागरण जैसा अखबार जो सत्ता का फ्रंट पेज खा जाता है, सत्ता का मुखपत्र खा जाता है, जो तुमको हो पसंद जागरण वही छापेगा, वहां खबरें छप रही है कि साहब अफसरों की कार्यशैली के कारण यह बुरा हाल हुआ है सरकार का। मतलब बीजेपी सरकार बहुत अच्छी थी, अफसर बेकार थे, इसलिए सरकार हार गई। अफसर किसके? अफसर योगी आदित्यनाथ के। मतलब कोई अखबार ये ना छाप दे कि दिल्ली की नीतियां थी किसानों के खिलाफ, दिल्ली की नीतियां थी बेरोजगारों के खिलाफ, दिल्ली के नेता कह रहे थे अब की बार 400 पार और संविधान बदल देंगे, ये बात ना आ जाए, बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ बन जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान संगीत सोम को निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तो दूर है, ये 4-6 महीने में नेता ये एक दूसरे को पीट पाट के निपट ना जाए। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कुछ नेता पिछड़ी जातियों का मुद्दा उठाने लगे हैं। क्या यह योगी आदित्यनाथ को हटाने का पहल है, शुरुआत है? एक शगुफा और छोड़ा जा रहा है कि साहब दिल्ली चाहता है कि उत्तर प्रदेश का 3 हिस्सों में बांट दो, जिससे योगी आदित्यनाथ का अखिलेश का कद कम हो जाए। ऐसी बातें 10 साल से चल रही हैं कि साहब यूपी को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। 10 साल से मायावती ने तो प्रस्ताव भी पास किया था, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं। क्योंकि ये सारी गोलबंदी, सारी बातें क्या योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए हैं? बातचीत करेंगे राशिद जहीर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बढ़िया पत्रकार हैं, बहुत पैनी निगाह रखते हैं, जिले जिले के मीडिया के पत्रकारों से बड़ा बढ़िया संबंध रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। राशिद जी, क्या योगी आदित्यनाथ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? ये लक्षण क्या है? ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं
और दिल्ली की मीडिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसी, कोई नहीं कह रहा, दिल्ली का कोई चैनल नहीं कह रहा कि अब की बार 400 पार के नारे का ये हश्र है, अब की बार योगी आदित्यनाथ के कहने पर टिकट नहीं बांटे गए उसका हश्र है। सारी बातें क्या इशारा कर रही हैं कि कब तक ये जूतों में दाल बटेगी बीजेपी के अंदर। इसका जवाब अगर संजय भाई मैं थोड़ा सा इशारों में योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही दूं तो बहुत मजबूत रहेगा। 5 बरस में योगी आदित्यनाथ को अपनी हिंदू युवा वाहिनी की खबर नहीं थी। 5 बरस में उन्होंने मीटिंग ली है, तो आखिर क्या वजह रही कि योगी आदित्यनाथ को अपना घर याद आ गया, यानी कि अपनी पुरानी जमात याद आ गई। हमसे ज्यादा तो भुक्तभोगी वो है ना, उनको ज्यादा मालूम है कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। आपको और मुझे कितने भी जन्म लग जाएं इतना अंदाजा नहीं कर सकते हम जो योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। तो 5 वर्षों में जो उन्होंने मीटिंग बुलाई है ये इस बात का सूचक है, और 4PM ने पहले बताया भी था कि आखिर योगी आदित्यनाथ को 5 वर्षों में जरूरत क्या पड़ी। एक बात, उपचुनाव है मध्य प्रदेश में भी, वहां पर स्टार कैंपेनर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को आप लगा रहे हैं जिसका तलफ्फुज सही नहीं है, बिस्वा साहब। योगी आदित्यनाथ जिसको पूरे देश के अंदर प्रदेशों से बुलाया जाता है स्टार कैंपेनर के रूप में, उसका नाम आप हटा देते हैं। तो ये दो इतनी मजबूत वजह हैं जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लिखित ऑर्डर की तरफ से हम बता सकते हैं कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आपने बात की संजीव बालियान की। संजीव बालियान ने यहां पर सरदाना का जो पूर्व विधायक है वो सोम, उसके लिए लेटर लिखा है। किसको लिखा है? अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को। ठीक है, पहली बात तो आप ये बताइए भूपेंद्र चौधरी को लिखते या आप जेपी नड्डा को लिखते, BL संतोष को लिखते, या जो भी प्रभारी हो सकता है उसको लिखते, आप सुनील बंसल को लिखते, आप अमित शाह के को लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमित शाह, और वो संगीत सोम माने जाते हैं योगी जी के आदमी, ठाकुर जमात के होने के नाते भी, और पिछली कुछ बातें और भी हैं वो भी मैं जब वक्त मिलेगा बता दूंगा। तो आप उनकी शिकायत ये कर रहे हैं कि गोया के ठाकुर जमात के पूर्व विधायक ने मुझे षड्यंत्र करके हरा दिया है और मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये जो लामबंदी चल रही है ये तो वो जर्फ वाला व्यक्ति है संजय भाई। हकीकत में वो हर एक, जैसे नीलकंठ जो है, नीलकंठ कहलाए जहर पीने पे, योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और आदमी होता तो अब तक फट पड़ कर सामने आ जाता। पता चल जाएगा अभी जब 9 या 10 उपचुनाव में टिकट का वितरण होगा। अगर योगी आदित्यनाथ को इस टिकट वितरण से दूर रखा गया फिर कोई वजह नहीं रहेगी इस बात को मानने की कि योगी जी के लिए इनकी नजरें ठीक नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये भी जोड़ दूं, योगी आदित्यनाथ डॉक्टर रमन सिंह नहीं है, न वसुंधरा राजे है, न शिवराज है। वो आदमी इतना मजबूत है उत्तर प्रदेश में कि आपको विधानसभा के उपचुनाव में पता चलेगा, बशर्ते उनके हाथ में बागडोर दी जाए। उनकी उनकी जो स्वीकार्यता है वो ज्यादा है बनिस्बत किसी और नेताओं के। इस उत्तर प्रदेश में जहां मोदी जी की स्वीकार्यता राहुल गांधी से घट जाती है जिसकी सिर्फ 6 सीट आ रही हैं, तो उसमें योगी आदित्यनाथ तो इनके लिए कैसा, लेकिन इनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी मजबूती से रोकना है, और इनका हाल सबसे बुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो इतने सारे सूचक हैं, मैंने जैसे आपसे कहा। अब बिस्वा साहब मध्य प्रदेश में अपने टूटे हुए तलफ्फुज से किस प्रकार से लोगों को रिझा सकते हैं? योगी आदित्यनाथ तो अपनी वाक्पटुता के लिए माहिर हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन तो बिस्वा से बहुत शानदार है, और वो एक्सेप्ट भी उनको ज्यादा करते हैं लोग। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतनी ज्यादा बातें चल चुकी हैं। सबसे बड़ा सूचक तो तब था जब केजरीवाल ने बम फोड़ा था संजय भाई कि इनको हटा देंगे, तो उसी वक्त जब आला कमान आया था सामने के नरेंद्र मोदी तो रहेंगे एक जमाने तक, तो 2 शब्द योगी जी के बारे में बोल देते। तो वो बिल्कुल साफ है योगी जी किस प्रकार से लोकसभा में रहे हैं, अलग थलग से काम उन्होंने अपना किया है, जितना उनको दिया गया काम है। एक जगह वो जानबूझ के उन्होंने काम नहीं किया, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो केंद्र को 2 लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो इनके हाथों से वोट बैंक छूट रहा है, आप पिछड़े का कहें, दलितों का कहें, अति पिछड़ों का कहें, वो छूट रहा है। अपर क्लास से नाराज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर को देखिए, इसमें कोई, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ हमें पसंद है, इस वजह से पसंद है कि मैं उसके लॉ एंड ऑर्डर का कायल हूं। वो कल्याण सिंह ने भी किया था, वो मायावती ने भी किया था, कोई अनोखे नहीं किया। मुझे अच्छा लगते हैं। 5 रुपए का दाग नहीं उस आदमी की पर्सनैलिटी पे। उद्योगपति की सुनता नहीं है, केंद्र की बातें भी यहां को सुनकर यहां को निकाल देता, अपने पथ पर रहता है। उसको हटाना गलत होगा,
और इनकी आखिरी कील साबित हो जाएगी इस ताबूत में अगर योगी आदित्यनाथ किसी प्रकार से बगावत कर गए, क्योंकि इस हिंदू युवा वाहिनी को पहले भी वो खड़ा कर चुके हैं। ये तमाम बातें हम पहले भी दोहरा चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिवाइंड करने के लिए कह रहा हूं कि इतना मटेरियल इकट्ठा है हमारे पास बात करने के लिए कि हम इस बात को साबित कर सकते हैं उस एविडेंस के साथ कि योगी आदित्यनाथ जो है आंखों की किरकिरी बने हुए हैं 2 नंबर के नेता की नजर में। जी, एक बात बताइए आप मुझे कि ये कहा जा रहा है कि पिछड़े और दलित एक साथ आ गए अखिलेश यादव के साथ, मुसलमान पहले से थे, तो एक सरकार बढ़िया बढ़िया बन गई। सरकार मतलब चुनाव में बढ़िया प्रत्याशी जिता रही है उन्होंने, अपने 37 समाजवादी पार्टी ने जिता रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सब योगी आदित्यनाथ रहेंगे, ठाकुर वाला तबका रहेगा, टैग रहेगा, तो पिछड़े और दलित नहीं मिलेंगे बीजेपी को। ये बीजेपी के नेता भी अब ये कहानी चलाने लगे हैं। क्या इस कहानी को चलाने के पीछे भी दिल्ली है? क्या ये जो घटनाएं अचानक बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पर दिखाई दी जाने लगी, क्या उसके पीछे दिल्ली है? क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही हटा दिया तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ठाकुरों का एक बहुत बड़ा तबका और हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का एक बड़ा बड़ा वाला चंक जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ चला जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो वसुंधरा भी नहीं है, वो शिवराज भी नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएंगे, रमन सिंह भी नहीं है। उग्र हैं वो, गुस्सैल हैं वो पलट के जवाब भी दे देंगे। तो क्या पिछड़े और दलितों के नाम पर विधायक विद्रोह कर सकते हैं? पहले भी हमने देखा 100, 150, 200 विधायक बैठ गए थे धरने पर। तो क्या दिल्ली का गेम प्लान ये होगा कि भाई पिछड़ों के नाम पर विधायकों को उकसा दिया जाए, विधायक धरने पे बैठ जाएं और फिर कहा जाए योगी आदित्यनाथ से भाई संभालो, तुम्हारा मामला है ये। और जाहिर है कि योगी जी बड़े लोकप्रिय होंगे, लेकिन विधायकों में लोकप्रिय नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर हाथ खड़े कर लिए जाएंगे तो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि विधायकों का आरोप है कि ब्यूरोक्रेट हावी हो गए सरकार पे। और ये कुछ हद तक यह बात सही भी है कि नौकरशाही बहुत बुरी तरह हावी है, लेकिन इस सारी बातों को हवा बीजेपी के नेता ही दे रहे हैं। तो ये माना जाए कि पिछड़ों और दलितों के नाम पर योगी आदित्यनाथ की बलि ले ली जाएगी। इसका जवाब मैं संजय भाई दूंगा जरूर, लेकिन मैं 60 सेकंड इस बात को लेना पसंद करूंगा कि अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फरवरी के अंदर कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, जिसमें 43 लाख लोग जो है अभ्यर्थी थे। 55-60 हजार वो लोग थे, वो खुलकर सामने आ गया। गुजरात का बंदा निकला, अमेरिका भाग गया। क्या योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर उस परीक्षा को कराने के लिए गुजरात के आदमी को जो है संपर्क साधा था? एडू टेस्ट नाम की वो कंपनी जिसका मालिक वो गुजरात का, हर आदमी तो गुजरात का निकल रहा है, इसमें बिल्कुल साफ नजर आ जाता कि वो दिल्ली से फोन घनघनाते हैं और वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के क्राइटेरिया में, मैं अपने उस लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उंगली करने का काम करते हैं, चाहे वो शर्मा जी को लेकर के हो। लेकिन बहरहाल अब इसमें हस्तक्षेप तो है, जब तो संजीव बालियान बजाय योगी आदित्यनाथ को कहने के या भारतीय जेपी नड्डा को कहने के सीधे सीधे अमित शाह से कह रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि दो धुरी हैं। अब आ जाती है बात साहब पिछड़ों की, अति पिछड़ों की। देखिए संजय भाई, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं एक जमाने से अपनी भविष्यवाणी करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे इतना सीरियस नहीं लिया गया जितना बाकी दूसरे स्टार को लिया गया। 2022 की आप करें बात या 2024 की आप बात करें, अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति से यह बात साबित कर दी है कि न वो 2022 में फेल था, 40, 42, 45 सांसद होने के बाद 3 गुना वो लेकर आया था, इसी दम पर लाया था। और आज भी 2024 में, जब यकीन मानिए भारत के हर आदमी को ये बात तय हो चुकी थी कि 400 ले आएंगे ये, उस आदमी ने विपरीत दिशा में ये काम करके, जाति समीकरण बांध करके ये काम कर दिखाया कि 37 कैंडिडेट और 6 कांग्रेस के और 5 तो बिल्कुल लोकल प्रशासन की वजह से, वरना वो तो आंकड़ा 50-55 पर पहुंचता। हमने तो 30-35 का ही आंकड़ा दिया था सिर्फ। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव का ये जो लामबंदी है पीडीए, जिसके किसी जमाने में हल्का सा बहुत सीरियस नहीं लिया जाया करता था, वो 2022 में भी कामयाब था। मैं संजय भाई आपसे हमेशा से अर्ज करता आया हूं कि मेरा जो नापने का तरीका है या बात करने का तरीका है वो ये है कि मैं कभी ये नापता ही नहीं हूं कि परसेप्शन क्या चल रहा है, क्योंकि परसेप्शन का रोल 3 से 5-7% है जरूर, लेकिन असल बात तो जातियों का समीकरण है और इससे डिगे नहीं अखिलेश यादव। तो ये जो अति पिछड़ा साधा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दलित नेता योगेश वर्मा अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन था और उसने कहा मैं अपने सारे समाज को
समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा, मेरी जिंदगी का ये ध्येय है। दलित समाज अगर 24% जो है गठबंधन को मिला है, और मिसाल के तौर पर अति पिछड़ा, कुर्मी, शाक्य, पासी, ये तमाम लोग जो अगर मिले हैं, ये वो दूर की कौड़ी है जो मुलायम सिंह और सोनेलाल पटेल कभी किसी जमाने में सोचते थे। ये कुछ भी करते रहे। हुकम सिंह का एक पैनल था जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि ये ठाकुर कितने हैं, 7%। ये हुकम सिंह ये नहीं थे जो चले गए दुनिया से, भी पहले हुकम सिंह पैनल था। 7% ठाकुर बताए जाते हैं। ये कहीं है कहीं नहीं है। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट भी है, ये भी सुन लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, वोट इन्होंने अब भी भारतीय जनता पार्टी को दिया, थोड़ा सा कहीं कहीं कम है, नीरसता है, योगी जी की बात को लेकर है। वरना गुजरात के अंदर जो तमाम जो है ठाकुर, वहीं से तो आग लगी थी। ठाकुर वोट दे रहा है। ये पिछड़ा जो है वो अखिलेश यादव की समझदारी की वजह से इनके हाथों से निकल चुका है। मोदी जी जैसा ओरा जो 2024 में बांधा गया है, संजय भाई मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरी दुनिया की निगाह थी। कल इटली में बैठा हुआ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिपोर्टर ये बात कर रहा है हमारे चुनाव के बारे में। पूरी दुनिया में जिक्र था, इतना तो जिक्र फ्रांस का, जर्मनी का और जो है अमेरिका का जिक्र नहीं हो रहा है जितना भारत के चुनाव का जिक्र था पूरी दुनिया में। तो यहां इस विपरीत कह सकता हूं स्थिति में अखिलेश यादव ने इस पिछड़े को, जिसकी आप बात पूछ रहे हैं, उसे अपनी तरफ जो है ना, क्योंकि हर आदमी चाहेगा। इन्होंने दरअसल ये साबित कर दिया था कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो मुसलमानों की, यादव की पार्टी है। अखिलेश यादव ने पहला ही काम ये करा कि ले मुसलमान और मैं यादव को सबको अलग करे दे रहा हूं, अब बताओ कौन है। अब 1.5 लाख जहां कुर्मी है वहां पे खड़ा हुआ है। मैं तो शुरू से ये कह रहा था, आज तक जो मैंने इसको समीकरण की जितनी भी सीटें जहां जहां नापी है वो यही वजह। तो अच्छा एक बात तो हो गई है, पिछड़ा इनके हाथों से निकल रहा है, उन्हें उसे अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। अखिलेश यादव बिल्कुल ईमानदारी से बता देता हूं, उसको एक नेता के रूप में दिख रहा है। और उसके ऊपर जो परसेप्शन बना है केंद्रीय, वो राहुल गांधी का बना है। उनके उसमें जो है ना थोड़ा सी नरमी शर्मा पंडितों में भी आ गई है, थोड़ी सी नरमी मैं कह सकता हूं। मैं देखिए वैश्य जमात को तो मानूंगा नहीं, वो तो जनसंघ के जमाने से ही है। थोड़ी सी नाराजगी योगी को लेकर के बहाना मिल जाता है ना। एक आदमी से कहा कि तुम तो ससुराल आने रहे थे, कैसे आ गए, तुम तो नाराज थे अपने ससुराल से। अरे न्यू के क्या करता है ये जो ढोर है हमारा, इसकी ये उधर गुजारा था, मैं इसकी पूंछ पकड़ के आ गया। तो बात ये है कि ये जो ठाकुर समाज है ना, जब योगी का नाम आएगा कि उनको अलग थलग करने की कोशिश की गई है या कर देंगे, तो आप यकीन मानिए ये 6-7% जो ठाकुर है, 3% तो गारंटी से नाराज हो जाएगा। फिर इसको बहाना मिल जाएगा कि यार हमारा एक ही नेता, उसको आप अलग थलग कर रहे हैं। अच्छा एक बात समझ में ये भी नहीं आ रही है संजय भाई, कि इनको देखिए सत्ता चाहिए या योगी चाहिए। भाई आपको सत्ता ही तो चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ही तो चाहिए ना। अब आपको योगी के कद से क्या नफरत, वो है उस आदमी ने कभी अपनी अभिलाषा नहीं जताई प्रधानमंत्री पद के लिए। वो आदमी उत्तर प्रदेश में खुश है, यहीं से क्यों हटा रहे हैं आप उसको? उसने कभी अपनी बातों से नहीं जाहिर किया, उसकी किसी बात से जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन अब हुआ यूं है कि उसको भी कमजोर कर रहे हैं, और विपक्ष के जो अति पिछड़ा और पिछड़ा मुसलमान और यादव और इंसाफ पसंद तबका ये इकट्ठा हो चुका है आपके खिलाफ। आप यकीन जानिए संजय सर कि ये जो चुनाव हो गया है ना, इसके बारे में तो देखिए मैं कह रहा हूं ना, जब आंधी चलती उसके बाद पता चलता है, थमने के बाद के नुकसान कहां कहां हुआ है। आंधी के दौरान हमें नहीं पता थी, लेकिन 1 तारीख में जब बम फोड़ा था उस आदमी ने, प्रदीप जो गुप्ता नाम के, तो यकीन मानिए तमाम जितने भी हम जैसे पत्रकार थे उनके शोल्डर नीचे हो गए थे। लेकिन मैं 4 PM पे मौजूद था, मेरी जबान में लर्जा तो वाकई आने की उम्मीद थी, लेकिन मैं हट नहीं रहा था, क्योंकि नजर जो दिख रही थी वो बता रहा था। 4 PM पे आप भी बता रहे थे, हम भी बता रहे थे, हालांकि दूसरे चैनल पे भी लोग बता रहे थे, लेकिन हमने अपनी जबान को बिल्कुल मजबूत रखा और हमें मालूम था कि अति पिछड़ा इनसे छूट चुका है। अखिलेश यादव ने जो ये लामबंदी की है इनकी समझ में आ नहीं सकती। जीवन में मुस्लिम यादव ये कैसे चले जाएंगे? और जब इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, 1.5 लाख कुर्मी था एक सीट पर, सुल्तानपुर में हरा दिया, हमने कहा था हराएंगे वो, तो वहां पर कुछ ठाकुरों ने भी काम करके दिखाया। इनके हाथ से अति पिछड़ा निकल चुका है। दिल्ली चाहे कुछ भी कर ले। और एक बात और बताऊं, सहानुभूति की लहर योगी को मिल जाएगी अगर उसको जरा सा भी ऊपर नीचे किया। सहानुभूति हालांकि मिलेगी अपर समाज की, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को देगा, सहानुभूति को एक तरफ रख देगा। वो होता यूं है जब अपनी बिरादरी के, देखिए संजय सर मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन 1 मिनट और लेता हूं। देखिए बाहरी और अंदरूनी का खेल एक ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 100 जन्म लेगी ना, साउथ में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माथे पे जो टैग है वो हिंदी भाषी या हिंदी पार्टी का टैग है। तमिलनाडु का ये लोग ये सोचते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, इसलिए नहीं पसंद करते। अंदरूनी और बाहरी का जब ममता बनर्जी ने पैनल चला था ना, जब चाल चली थी, तो इनको बाहर कर दिया था विधानसभा में, क्योंकि उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी हूं,
मैं तो तुम्हारी हूं, तो ये बाहर के लोग आ गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी जिनको धकेला गया है, आप यकीन मानिए, उसमें सहानुभूति उद्धव ठाकरे की और अंदरूनी और बाहरी का मामला था। मध्य प्रदेश में अंदरूनी बाहरी कुछ नहीं था, बहुत बुरी तरीके से हारे। गुजरात में अंदरूनी बाहरी का कोई मामला नहीं था। हरियाणा, इनको जो है ना गैर बना दिया गया है, तो इनको बाहर के लोग साबित करने पर तुले में हैं, दूसरे लोग। इस वजह से इनका पूरा परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर। अब ये जो आपने एक लाइन और कही कि वो 3 प्रदेशों की बात, 4 प्रदेशों की बात, एक बड़े पत्रकार कह रहे थे, मैं बड़ा इसलिए कहता हूं सर कि सभी तजुर्बेकार लोग हैं, मैं तो एक छात्र हूं, सुनता रहता हूं। वो ये कह रहे थे कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा दरअसल, अब ये क्या करें, हिंदुत्व तो खत्म हो गया। मैं मानता हूं हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है अभी, भले CSDS करा, मैंने भी अभी कहा है, चूंकि उनके पास अभी बेहतरीन ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी के नाम के रूप में एक बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है, जिसको खाद मिल रहा है तेजस्वी यादव का, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का और उद्धव ठाकरे का। इन लोगों की तो हकीकत ये हो जाएगी, यकीन मानिए, जैसे किसी जमाने में छुआछूत के हम लोग हुआ करता था ना, हम उसे पसंद नहीं करते। इन लोगों को ऐसा होगा कि इनको छूना गलत है। जैसे किसी जमाने में जिन्ना को देखा जाता था ना, भारत के लोग इन्हें इसी नजर से देखने लगेंगे। आखिरी बात यह है जो आपके सवाल था कि अति पिछड़ा, वो जब उनका कैंडिडेट अपना होगा, मोदी जी अब खुद परेशान हो गए थे बनारस में आके। और देखिए, मैं अकेला व्यक्ति हूं कि मैं समझता हूं, जितना मैंने सुना है, मैंने ये कहा जब अखिलेश यादव ने कहा कि एक सीट छोड़ के 79 जीत रहे हैं, तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि बनारस नहीं जीता जा सकता। 4 PM पे हमारा एपिसोड मौजूद है, मैंने खुद उस बात को कहा है कि आप जरा तबीयत से उछाल के तो देखो, कोई क्यों नहीं हो सकता सुराग, ये तो आपने शेर भी सुना है। और वहां हालात यही हुए। अब अजय राय को भी पता चला, उन्होंने कहा एक बार और आ जाओ आप, अब के देखूंगा मैं। तो ये तो वाकई इनके चूंकि जातिगत, मुझे बनारस का भी पता था सर कि बनारस में 1.5 लाख कुर्मी क्या करेंगे, यादव क्या करेंगे, 3.5 लाख मुस्लिम क्या करेंगे, ये वोट तो जा ही नहीं सकता कहीं और। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब अखिलेश यादव ने ये जो बना है ताना बाना, ये उस बात की याद दिलाता है जब बेनीले प्रसाद वर्मा और सोनेलाल पटेल और मुलायम सिंह, ये तमाम लोगों का जो गठबंधन था। अखिलेश यादव की ये राजनीति 2022 में भी जबरदस्त थी सर, आज भी जबरदस्त है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था जी। आशु भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इधर आपके मेरठ की अगर हम फिर लेके चलें आपको, तो संगीत सोम ने रायता तो बिखेर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ठाकुरों की पंचायत हुई, संगीत सोम ने दिखा दिया कि संगीत सोम किस तेवर के नेता हैं और कैसे बाल्यान को ठिकाने लगा सकते हैं। हालांकि बाल्यान ने भी संगीत सोम को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप बाल्यान पर लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने के, वो मामूली नहीं है। वो आरोप तब लगे जब वो मोदी सरकार में मिनिस्टर थे। यानी एक पार्टी के लेटर पैड पे उनका आरोप है कि संगीत सोम के लेटर पैड पे ये चिट्ठी बांटी। तो अगर ये चिट्ठी बटी और अब अमित शाह को उन्होंने लिखा है कि सीबीआई जांच करा दी जाए, तो सवाल ये कि सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए। अगर मोदी सरकार का मिनिस्टर के ऊपर आरोप है कि उसने करोड़ों अरबों की जमीन ऑस्ट्रेलिया में खरीदी, वो पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, तो जांच तो होनी चाहिए। और इतने दिन हो गए, संगीत सोम और संजीव बालियान का झगड़ा निपटाने की हिम्मत नहीं हो रही किसी में। इन दोनों के नेताओं के झगड़े पूरे उत्तर प्रदेश की बीजेपी के अंदर राम कहानी बन के रह गए कि कौन इस झगड़े में हाथ डाले। अखबार वालों को मजा आ रहा है, चैनल वालों को मजा आ रहा है। इसका हर्ष क्या हो गया, बालियान निपटेंगे या सोम निपटेंगे? सर बात यह है कि संजीव बालियान ने जो बात कही है, इसमें संगीत सोम का इसलिए नहीं बिगड़ेगा कुछ, क्योंकि उस पीसी में मैं भी मौजूद था। उसमें क्या है कि संगीत सोम ने अपने शब्द से कुछ नहीं कहा, उसके पीए ने आकर के एक लेटर उसको दिया है, उसने उसको देखा है और उसने चुपचाप अपने आदमी से उसको बंटवा दिया। उसके अंदर तमाम ये आरोप है। अब तो ये समझ लीजिए कि संगीत बालियान जो है बेसिकली अपनी खींच मिटाने के लिए या अपने जख्म को और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। संगीत सोम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि संगीत सोम को तो जब ठाकुर साहब यानी कि बाबा जी समझाने यहाँ आए थे दोनों के झगड़े के बारे में, वो अभी उनका हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं था। संगीत सोम ने जब ही 1 घंटे के बाद ये कह दिया था, हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, कि इनका स्तर नहीं है मुझसे बात करने के लिए, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें समझाया नहीं। और पर्सनली बात मैं आपसे कहूं तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि संगीत सोम किस बात पे कूद रहे हैं। और संगीत सोम के नुकसान की बात मैं आपको और बता दूं, मैं ठाकुरों के बारे में हालांकि कहता नहीं, लेकिन सहारनपुर की सीट और कैराना की सीट, कैराना के अंदर ठाकुरों ने मनव्वर हसन की बेटी को वोट दिया, जबकि वहां पर जो है एक ठाकुर भी कैंडिडेट था, जाट कैंडिडेट था, लेकिन एक ठाकुर भी था वहां पर बसपा से गालिबन। और यहां मुजफ्फरनगर में तो एक विधानसभा ने वोट ही नहीं दिया। वो जो हारे हैं वो 1.5 लाख, चूंकि जाट था तो इसलिए उनको थोड़ा कम वोटों से हारे, वरना बहुत ज्यादा वोटों से हार थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें संगीत सोम की और उसकी जहां तक बात है, संगीत सोम ने तो पूरी की पूरी बात जो है ना लिखित रूप में दी है,
अब उन्होंने कहा ये हुआ कि अपने आप को सफाई देने के, चूंकि उन्होंने ऐसी सी बातें उखाड़ दी हैं यहाँ के एरियो में, हमें मालूम है उनके क्या क्या कारोबार है। संगीत सोम का भी मीट प्लांट में नाम है वैसे तो, मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी एक अर्जी डाली थी 500 जानवर रोजाना काटने की। तो ये सबके कारोबार हैं, अब वो निकलेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। भाई आप पहले क्या थे हमें मालूम है ये भी, और आज आप क्या हैं ये भी मालूम है। तो वो जो आरोप इन पर लगाए गए हैं, उन पर उन्होंने कहा कि जांच हो, तो जांच आप एक काम करो ना, इसके बारे में अपनी जो है आप घोषित कर दीजिए कि वहां पर मेरा कोई काम नहीं है। आपके संबंधियों के नाम भी हैं उसमें, आपके जान पहचान वालों के नाम भी हैं, आपके पार्टनर्स के नाम भी हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो मैं अभी आधिकारिक रूप से नहीं बता सकता, वो लोग बैठे हैं दिल्ली और नोएडा के अंदर। कौन कौन सी कॉलोनीज हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो बात आप कर रहे हैं वो तो है ही। तो ये तो आरोप जो लगाए हैं संगीत सोम ने भी हवा में नहीं लगाए, इसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है, उसके पास सबूत होंगे। अब वो करेंगे बात जैसे भी। और दूसरी बात जांच करने की, तो ये जांच कहाँ करेंगे? ये तो सिर्फ अपने अमित शाह जी को, हाईकमान को दिखाना कि देखिए साहब मैं किसी सूरत में हारने वाला नहीं था, मुझे तो ठाकुर लोबी ने हरा दिया है, आपका नजला अगर लखनऊ पर उतर जाए तो बहुत बेहतर है, वरना मैं तो यहाँ तो जीता हुआ था। ये बात बताने का मतलब है कि लड़ाई बहुत बड़ी है। जबकि ईमानदारी की बात मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर आधे ठाकुरों ने वोट दी है संजीव बालियान को, सरदाना विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दी थोड़ी सी, और वहां भी लगभग बराबरी सी हुई है। हाँ, जीत वो गया है, थोड़े जीते ही है हाँ वो वो बात। बिल्कुल। और उसने संगीत सोम ने बड़ी शानदार बात कही, उसने कहा जो तुम्हारा एरिया है वहां हारे हो तुम। असल में बालियान हम बड़े अहंकारी नेता है ना, बहुत घमंड का, हर एक पे कमेंट करना, बदतमीजी करना, ये आम चर्चा थी ना मुजफ्फरनगर में, हारने का कारण ये भी बना। एक आखिरी सवाल राशिद, योगी जी बचेंगे या हटेंगे? सर योगी जी को हटा नहीं सकते किसी सूरत में भी, ये भी सुन लीजिए आप। पता नहीं क्या है, मेरे मुंह में भी ज्योतिषी बैठ जाता है। अभी बहुत दिनों से खबर चली स्पीकर स्पीकर स्पीकर, मैंने वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ये कैसे अपनी लगाम किसी और के हाथ में दे देंगे, कुछ भी कर लेना नायडू, देख लेना आप। तो ऐसे ही योगी जी को हटाने की जहां तक बात है ना, योगी जी के बारे में मैं बता रहा हूँ, योगी जमीनी आदमी है, उसकी पेवस्त है, धर्म के रथ पे सवार है वो आदमी। उसको हटाएंगे तो यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो सोचेगा कि बहुत बड़ा कुकर्म कर दिया है, और सारा नजला उतार देगा गुजरात की लॉबी पर। यहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी है। हाँ, अब विधानसभा जो 10 सीटों के चुनाव आएंगे, देख लीजिएगा, अगर योगी आदित्यनाथ को इनको कमान दी तो योगी आदित्यनाथ साबित कर देंगे उनको नहीं हटा सकते। एक बात और सुन लीजिए सर, कड़वी जरूर लगेगी। अगर एक ऐसा कोई कंपैरिजन करे जैसे राहुल गांधी और मोदी का किया है, अगर आप योगी और मोदी का करने लगेंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मोदी से 1-8% ऊपर नीचे रहने वाले हैं योगी इस समय, क्योंकि उनको गजब गजब सहानुभूति भी मिल रही है उसे जी। गजब आकलन है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, समय देने के लिए आभार आपका, थैंक यू। ये शायद राशिद जहीर और हम लोग बात कर रहे थे कि यूपी में आखिर होने क्या जा रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, योगी आदित्यनाथ रहेंगे या हटेंगे, इसको लेकर राजनीति बहुत गर्म है, तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं, और क्या होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।